तो आज के सेशन में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि बीकॉम के छात्रों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि सॉल्व पेपर यहाँ पे 2020 का जो पेपर पिछले साल पूछा गया है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो है पेपर पूछा जाता है, पिछले साल में किस तरीके से पूछा गया है। तो हालांकि अवेलेबल हो गई हैं किताबें, डी कुमार की आपको वहाँ पे मिल जाएंगी कटरा मार्केट से अगर आप आसपास में हैं, ठीक है, इलाहाबाद में। और जाके आप ले भी सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो बीकॉम का हम लगातार यहाँ पे सेशन चलाएंगे, तो पिछले 10 साल का पेपर तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में कुछ मॉडल पेपर भी हमारे पास है, ठीक है। मॉडल पेपर को भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। और साथ ही साथ में ये भी मैं बता दूँ कि ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो इसी के बेसिस पे आता है। जो पिछले साल में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो इसमें शामिल तो किए गए हैं, और जो मॉडल पेपर होगा उस तरीके से हम देख लेंगे। मेरे पास एक मॉडल पेपर है, किस तरीके से पेपर होता है, उसमें क्या कैसे नाम फिलअप करते हैं, किस तरीके से रोल नंबर, तमाम प्रकार की चीज़ें उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो ये बीकॉम का मैं बता दूं कि पहला सेशन होगा, पहला वीडियो होगा। इसके बाद लगातार हमारा सेशन हो सकता है कि 2 दिन में 3 दिन में लगातार आता ही रहे, ठीक है। 8 से 10 पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 300 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, और आपको जो टाइम लिमिट यहाँ पे दिया गया है वो 2 घंटों के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए पहले खंड में जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होता है। तो मैं रिकमेंड जहाँ तक करता हूँ, अगर आप लोग हिंदी हिंदी बैकग्राउंड आपका है, डेफिनेटली आप हिंदी चूज़ कीजिए, क्योंकि हिंदी में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप यहाँ पे नंबर जो है वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड होगा हिंदी होगा, आप हिंदी ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंपाइलेशन बना दूंगा पिछले 10 साल का इंग्लिश में जो भी प्रश्न पत्र आए हैं। तो उससे क्या होगा, 2.5-3 घंटे लगेंगे, एक बार में ही सारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश को स्किप करूँगा, इसके बाद खंड ए में, और मैं हिंदी डायरेक्टली हिंदी चलूँगा, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे ग्रामर से जो है नॉर्मल चीज़ें जो है इंग्लिश में भी पूछी जाती हैं और हिंदी में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। चलिए हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी का आपके यहाँ पे टोटल जो है क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न भी समझते चलिएगा साथ साथ में। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम और तद्भव में 2 अंतर होते हैं। तत्सम मतलब कि जो संस्कृत से लिया गया हो, या फिर आपको जो शब्द देख कर लगे कि हाँ ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। और तद्भव मतलब क्या होता है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो श्रृंखला होगा, ठीक है, देखने से ही लग रहा है, तो ये संस्कृत से यानी तत्सम शब्द है। अगला है राष्ट्रपति भवन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये भवन आदि तमाम प्रकार के जो पढ़े होंगे आपने। और कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो कलेजे पर सांप लौटना सिंपल अर्थ है ईर्ष्या से जलना, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथा नंबर देखिए, तो जिसमें विकार ना आता हो क्या कहते हैं उसे, निर्विकार, ठीक है। बादल का पर्यायवाची क्या है, जलद। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जो कि आपके ग्रामर से पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो मुहावरा हो, संधि विच्छेद हो, या फिर विलोम शब्द हो। तो सभी सेगमेंट से एक एक या दो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और पेपर जो है वह सेम पैटर्न पर ही आता है हर साल। अगला हमारा छठा नंबर है, तो संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है समधल कल्प। और अगला है 7वां नंबर कि नीचे राग शब्द के विलोम के 4 प्रकार दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो राग मतलब होता है प्रेम, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है, अनुराग, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेम। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वेष। द्वेष मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। घर सिर पर उठाना का क्या अर्थ होता है। तो घर सिर पर उठाना क्या अर्थ होता है, बहुत हल्ला मचाना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि घर पे उठा लिए, सिर पर उठा लिए घर, सिर पे कोई चीज़ उठा लेना। अगला हमारा है 9 नंबर कि नीचे उचित शब्द के विलोम के विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए अनुचित, अनुपयुक्त, अनिश्चित या फिर अनिच्छित। उचित मतलब क्या होता है, ठीक है। उचित को यहाँ पे आपका उचित का आपको यहाँ पे उल्टा चुनना है, विलोम शब्द। तो डेफिनेटली बड़े आसान ही क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने में, समझाने में कोई दिक्कत आई थिंक आपको समझ में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें समझाने लायक इसमें है नहीं, ठीक है।
अगला 10वां नंबर हमारा है कि नीचे ईर्ष्या शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का आपको चयन करना है। तो ईर्ष्या क्या मतलब होता है? बैर भाव, क्रोध या फिर दूसरों की उन्नति से जलना या चिंता। तो इसका जो सटीक अर्थ होता है वो होता है दूसरों की उन्नति से जलना, ईर्ष्या भाव। 11 नंबर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ यह है सबसे अलग रहना। अगला हमारा 12 नंबर है, ठीक है। देखिए मैंने इसमें डॉट भी लगा दिया है, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम ही हैं, ठीक है। ये जो डॉट लगे हैं ये सही वाला है, तो डॉटेड हैं। तो ये क्योंकि सॉल्व मैंने देखा पहले, एक बार मैंने खुद से देखा है कि इसमें किस तरीके से पूछे गए हैं, पेपर एनालिसिस किया मैंने, तो मैंने डॉटेड लगा दिए। गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाए तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पिन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला हमारा है कि नीचे कृपा शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का आपको चयन करना है। कृपा, कृपा मतलब क्या होता है? दया करना। देखिए मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं डिस्कशन करा रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है आपको समझना है, किस तरीके से पैटर्न समझ जाना है। बाकी चीज़ें वही सेम ही आती हैं। 10 साल आप जब प्रिपरेशन, 10 साल के पेपर आप जब सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आने वाला है, वही चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मैं क्या करूँगा कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर 1 या 2 घंटे की मैराथन क्लास ले लूँगा। मैराथन क्लास मतलब इन द सेंस कि यही शॉर्ट, मतलब 1 या 2 घंटे की। तो उससे क्या होगा कि उससे आप लोगों को ये खाका तैयार हो जाएगा कि हाँ इसके बाहर नहीं आने वाला है, वही चीज़ें आपको पढ़ लेनी है बट एट द लास्ट में। अगला हमारा है कि अंतर शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए अंतर का क्या अर्थ है? दूरी, ठीक है, भिन्नता, अनंत, ये तीनों अंतर शब्द के अर्थ हैं, ठीक है, समानार्थी जिसे हम कह सकते हैं, जबकि हृदय अलग है। बहुत ही सिंपल पेपर था। अगला 14 नंबर हमारा है कि गर्दन उठाना का अर्थ क्या है? तात्पर्य क्या है? कि विरोध करना। कहते हैं ना गर्दन उठाई तो काट देंगे। जन्म का पर्यायवाची नहीं है, तो जन्म का देखे आविर्भाव मतलब उत्पन्न ही होना, उत्पत्ति, उद्भव, तीनों जो है जन्म के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अभिष्ट जो है यहाँ पे अलग शब्द है। अगला शब्द हमारा है 16 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे कि कई चीज़ों के आपके यहाँ जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पे रट भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं। बाकी संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो जैसे कई बार क्या होता है कि 8 से 10 मिलाकर सब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रत्येक हो गया, तो प्रतिधन एक। तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे रट लेना है, तो वो मैं लास्ट में कराऊंगा, जिसको आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है विशेषण, तो विशेषण जो है जागरूक, यहाँ पे विशेषण है, ठीक है, जागरूक होना, कहते हैं ना जागरूक, तो इसमें क्या है? विशेषण है। देखिए नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह के से लिखी गई है, परंतु सही एक ही है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। जैसे आपको अद्वितीय छोटी की मात्रा लगा दिया है, बड़ी की फिर छोटी की मात्रा लगा दिया है, इसमें बड़ी की तो लगाया है त में, लेकिन जो है द में बड़ी की मात्रा लगा दिया है, जबकि सही जो होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि नीचे अभिमान शब्द के 4 संभावित विकल्प सही का चयन आपको करना है। अभिमान का अर्थ क्या होता है? अहंकार, घमंड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सबसे सटीक शब्द होता है वो अभिमान का अहंकार हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है कि गरीबी में और अधिक हानि होना। और नीचे दिया गया है कि नीचे उदय शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए, आपको यहाँ पे बताना है। तो उदय मतलब उगना, और अस्त मतलब यहाँ पे क्या हो जाना? समाप्त हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हिंदी के, यानी खंड ए हमारा सही हो गया है, खंड ए हमारा समाप्त हो गया है। खंड बी जो है हमारा सामान्य जागरूकता का प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता में क्या होगा? जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो चीज़ें होती है, मैं एक बार जब 1 या 2 घंटे की क्लास लूँगा तो उसमें मैं चीज़ें जो 10 साल की रिपीट हो गई हैं, फिर जो आने के चांसेस हैं, मैं उसमें बता भी दूंगा। इसी तरीके से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में, यही सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कोलंबिया नाम किसे दिया गया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन को। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन की शोक कही जाती है? तो हवांग हो, ठीक है, हवांग हो। अच्छा 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल और बियर जुड़े हुए हैं? ठीक है, जब आप स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको ये जो टर्म्स होंगे, ये जो टर्म्स होते हैं बुल और बियर का, ये सब पता होंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट से, स्टॉक बाज़ार से संबंधित शब्द हैं। अगला हमारा है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। अगला हमारा 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से उदय होने सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? निम्नलिखित में से उदय होते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, ठीक है। उदय होते सूर्य की भूमि
गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र के नदी किनारे। और भारत में अंडर 19 विश्व कप 2000, देखिए ये करंट अफेयर्स था तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो अलग था। भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2008 में किस देश को हराकर जीता था? देखिए पाकिस्तान की बात आती है तो डेफिनेटली वो 10 साल की बात है या फिर 15 साल की, तो पेपर किसी में भी पूछ लेते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से भारत के किस देश की सीमा नहीं लगती है? देखिए पाकिस्तान, बर्मा और चीन तीनों से लगती है, जबकि तुर्की से नहीं लगती है। ठीक है, अगला हमारा वाणिज्य का, जो कि खंड आखिरी खंड होगा और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ से वाणिज्य के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे खाते में डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकते हैं? निम्नलिखित में से किस खाते में डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकते हैं? तो एक साझेदार का चालू खाता में डेबिट या क्रेडिट शेष हो सकता है। चालू संपत्ति शब्द सम्मिलित नहीं है। देखिए चालू संपत्ति व्यापार में रहता, अग्रिम भुगतान, नगद, इन तीनों में सम्मिलित होता है, जबकि फर्नीचर में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, तो ये जो बहुत अलग सी बात होती है, बहुत सिंपल पेपर में पढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, बड़ी आसानी से, फर्नीचर का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, चालू संपत्ति से। अब आप इसको इंग्लिश में अगर जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एडवाइस भी देता हूँ कि जैसे जो इकॉनमी के सब्जेक्ट हैं या फिर जो वाणिज्य के हैं, उनको आपको इंग्लिश में ही हैंडल करना चाहिए, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, बियॉन्ड इसके मैं कह रहा हूँ। अगला हमारा है तीसरा नंबर कि चालू दायित्व के सम्मिलित नहीं है। चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है अग्रिम दत्त बीमा। जो वाणिज्य के स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली ये समझ में आ रहा होगा, की टर्म्स आपको पता ही होंगे। निम्नलिखित में से किसे लाभ व हानि खाते को डेबिट करके क्रेडिट किया जाता है? तो प्रावधान, लाभांश, सामान्यीकरण और ऋण पत्रों के शोधन के लिए डूबत कोष, तीनों को जो है लाभ व हानि खाते का डेबिट करके क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन तीनों खातों में क्या होता है कि हानि खाते को डेबिट करके क्रेडिट किया जाता है। एक व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष दर्शाता है प्राप्य राशि को। एक व्यक्तिगत मान लीजिए खाता है जिसमें डेबिट जो है शेष किसको दर्शाता है? वो किसको दर्शाता है? प्राप्य राशि को। शुद्ध कार्यशील पूंजी से आशय क्या होता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी से आशय क्या होता है? चालू संपत्ति या फिर चालू दायित्व। इसी तरीके से हमारा 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिचालन व्यय है? तो गैर परिचालन, देखिए परिचालन व्यय कौन होगा? ऋण पत्रों का पर ब्याज, विविध कार्यालय व्यय, और ठीक है ये दोनों जो होंगे ये परिचालक व्यय होंगे। जबकि यहाँ पे गैर परिचालन व्यय कौन सा होगा? प्लांट व मशीनरी का ह्रास। आपको यहाँ पे पता ही चल रहा होगा कि बैंक से ये तीनों जो है दोनों संबंधित है, जबकि ये अलग है, प्लांट व मशीनरी पर ह्रास। तो आप यहाँ पे एक तरीके यहाँ पे अपना सकते हैं कि जो सेम चीज़ें हैं वो आपको पहले उसको अलग कर लीजिए, जो डिफरेंट वहाँ पे दिखती है उसको आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। इस तरीके से भी पेपर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 8वां नंबर हमारा है कि किसी ग्राहक का अनादृत लौटाया गया चेक अंकित किया जाता है रोकड़ पुस्तक में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक है जो अनादृत, जो अपने चेक को वापस लौटा देता है, तो उसका जो चीज़ें लिखी जाती है रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, अनादृत लौटाया गया चेक अंकित कहाँ पे किया जाता है? अंकित किया जाता है रोकड़ पुस्तक में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल रेखा पुस्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल रेखा की पुस्तक नहीं है? खाता जो है वो मूल रेखा की पुस्तक नहीं है, जबकि रोकड़ बुक, विक्रय रोजमचा और विक्रय रोजनामचा और प्राप्य विलय पुस्तक, ये तीनों जो है वो मूल लेखा की पुस्तक है, जबकि खाता जो है ये मूल लेखा की पुस्तक नहीं है। 10वां नंबर हमारा है कि वे संपत्ति जो कि पुस्तकों में दर्शाई जाती है किंतु उनका कोई मूल्य नहीं होता है, कहलाती हैं दिखावटी संपत्तियाँ। सिंपल सा है। प्रदर्शन द्वारा साझेदार क्या अर्थ होता है? एक डिग्री धारक। प्रदर्शन द्वारा साझेदार अर्थात क्या होता है इसका? एक डिग्री धारक है। अगला हमारा 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण की पद्धति नहीं है? देखिए ब्याज दर जो होता है वो साख नियंत्रण की पद्धति नहीं होता है, बाकी नैतिक अनुभव, बैंक दर और प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये तीनों जो है ये साख नियंत्रण की पद्धति होती हैं। अगला हमारा 12 नंबर हमारा है, 12 नंबर क्या हमारा है कि 13 नंबर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का अनिवार्य लक्षण नहीं है? देखिए सीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व और शाश्वत उत्तराधिकार, ये तीनों जो है वो कंपनी का अनिवार्य लक्षण है, जबकि वैधानिक व्यक्ति, ठीक है, वैधानिक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का यहाँ पे कोई अनिवार्य लक्षण नहीं होता है कंपनी का कि वैधानिक ही व्यक्ति होगा।
वैधानिक व्यक्ति से यहाँ पे तात्पर्य है कि यहाँ पे व्यक्ति कोई भी कंपनी खड़ी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कंपनी खड़ी कर सकता है, तो वैधानिक व्यक्ति होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी के लिए। साझेदारों को सामूहिक रूप से कहा जाता है फर्म, ठीक है। साझेदार होते हैं जो उनके सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, जो शेयर धारक होते हैं, ठीक है, उनके सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। मान लीजिए कि मैं एक शेयर है, ठीक है, उनमें कई लोगों ने क्या किया है, कई लोग मिल करके वहाँ पे शेयर खरीदा है, तो उन सभी के ग्रुप को क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। कबूतर खाना एक पद्धति है जिसका संबंध है आशुलिपि से, ठीक है। कबूतर खाना एक पद्धति है जिसका संबंध किससे है, आशुलिपि से। एक साझेदार का दायित्व क्या होता है, संयुक्त तथा पृथक है। एक साझेदार का दायित्व क्या होता है, संयुक्त तथा पृथक है। 1 रुपये के नोट को निर्गमित किया जाता है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और 2 चरणों में राष्ट्रीयकृत किए गए वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 चरणों में जो राष्ट्रीयकृत किए गए थे वे कितने बैंक किए गए थे, 19 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे 2 चरणों में। और बैंक दर में परिवर्तन किए जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। जो बैंक दर होता है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें जो है सभी में जो परिवर्तन किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हमारा अगला नंबर है कि एक व्यवसाय की संपत्तियाँ रुपये जो है वो 44,312 रुपये, स्वामी की समता का 13,210 है, दायित्वों की राशि क्या होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, आई थिंक देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो माइनस ही होगा, तो जो यहाँ पे पूछा क्या गया कि दायित्वों की राशि क्या होगी, तो यहाँ पे व्यवसाय की संपत्तियों को जो है वो स्वामी की समता जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे दायित्वों की राशि मिल जाएगी। इसी तरीके से हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्वामी द्वारा किए गए विनियोग का परिणाम होता है पूंजी में वृद्धि तथा संपत्तियों में वृद्धि, ठीक है। जो स्वामी द्वारा किए गए जो विनियोग होता है उनका क्या परिणाम होता है, तो पूंजी में वृद्धि करना तथा संपत्तियों में वृद्धि होना। निम्नलिखित में से किस व्यवहार का परिणाम होता है कि स्वामी की समता में वृद्धि तथा स्वामी की समता में कमी, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसको अलग देख लेंगे। अगला हमारा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्रय की राशि क्या होगी जबकि प्रारंभिक रहतिया मूल्य 3500, अंतिम रहतिया 1500, बेचे गए माल की लागत जो है वो 22,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंतिम रहतिया मूल्य है और 1500 जो बेचे गए माल की है, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और 2000 22,000 में से माइनस कर देंगे जो लागत है, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये क्रय राशि आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला है कि शुद्ध लाभ। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि शुद्ध लाभ की राशि क्या होगी जबकि बेचे गए माल की लागत 9,500 रुपये और परिचालन व्यय 2,700 रुपये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होता डेफिनेटली बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगा। 1 जनवरी तथा 31 जनवरी को एक व्यवसाय की पूंजी क्रमशः 17,000 रुपये तथा 17,200 है। स्वामी द्वारा विनियोग तथा स्वामी द्वारा आहरण क्रमशः 1,000 तथा 700 जनवरी को मध्य रहा। जनवरी के लिए शुद्ध आय क्या होगी, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 100 रुपये आएगा अंत में। एक प्रकाशक द्वारा अग्रिम रूप से संग्रह किया गया चंदा को वर्गीकृत किया जाना चाहिए, अनार्जित संचय, ठीक है। अगर एक कोई प्रकाशक है जिसने कि अग्रिम रूप से क्या किया है, संग्रह किया है धन का चंदा के रूप में, मान लीजिए कि कई लोग जो होता है चंदा के रूप में पैसों का कलेक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनार्जित संचय, ठीक है। अगला हमारा तरीका है 28 नंबर की अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है। तो अंतिम खाते के उद्देश्य से रहतिया का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, तो लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो। अगली हमारी है 29 नंबर कि प्राप्ति व भुगतान खाते का डेबिट शेष दर्शाता क्या है, तो प्राप्ति व भुगतान खाते का जो डेबिट शेष हो वो किसको दर्शाता है, तो रोकड़ अथवा बैंक शेष उस तारीख पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा अगला जो है इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा 30 नंबर। 31 नंबर देख लेते हैं कि प्रबंध का श्रेष्ठ व्याख्या है एक शुद्ध विज्ञान। 32 नंबर हमारा है कि कोयला खदानों के लिए ह्रास की कौन सी पद्धति सुझाई जा सकती है, तो कोयला खदानों के ह्रास के लिए जो है वो क्षरण रीति यहाँ पे सुझाई जा सकती है, क्षरण रीति। समाशोधन गृह का कार्य संपादित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। और 34 नंबर हमारा है कि संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए कोष की व्यवस्था करने विशेष रूप से तैयार की गई पद्धति क्या होता है,
तो संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए जो कोष की व्यवस्था करने विशेष रूप से जो तैयार की गई पद्धति है उसको ह्रास कोष रीति कहते हैं। एक संज्ञा के रूप में प्रबंधन का आशय क्या होता है, तो प्रबंधकों के समूह से, ठीक है। और प्रबंधन की क्रियात्मक दृष्टि से संबंधित है हेनरी फ्यूल से। जो प्रबंध की क्रियात्मक दृष्टि है वो किससे संबंधित है, हेनरी फ्यूल से। अगला है कि एक्स वाई व जेड एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स वाई व जेड एक फर्म में क्या है, साझेदार है। यदि ए को नए साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाना है तो पुरानी साझेदारी का समापन करना होगा, ठीक है। यदि किसी नए को आपको साझेदारी के रूप में यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं, यदि ए को यहाँ पे नए साझेदारी के रूप में सम्मिलित किया जाना है तो आपको पुरानी साझेदारी को समापन करना होगा, ठीक है। और भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य करने के लिए स्थापित किए गए प्रथम बैंक का नाम क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अगला हमारा है कि आदेश का एकता से आशा क्या है, अधिकारी का एक होना। आदेश की एकता अर्थात अधिकारी का एक होना। 40 नंबर हमारा है कि जब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता हो तो उसकी गणना की जाती है वर्ष के आरंभ की पूंजी पर, ठीक है। कि जब साझेदारी की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना की जाती है वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर। एक डब्ल्यू टेलर ने विकसित क्या किया था, FW टेलर ने विकसित किया था वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है वो FW टेलर के द्वारा ही दिया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे ये रेशियो का सवाल है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा जो है वो संयुक्त जीवन बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को लाभ तथा हानि खाते में डेबिट किया जाता है। तो जो संयुक्त जीवन बीमा के लिए जो भुगतान किए गए जो प्रीमियम है उसे क्या कहा जाता है, लाभ या लाभ तथा हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। और 44 क्या है कि गार्नर बनाम मरे में दिवालिया साझेदारी की अल्पता को शेष साझेदारी द्वारा वहन किया जाता है उसकी पूंजी के अनुपात में। कर्ता द्वारा प्रबंध विशेषता क्या है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। और अगला हमारा है कि बैंक व्यवसाय में संलग्न साझेदारी फर्म में नहीं हो सकता है 10 से अधिक व्यक्ति, ठीक है। जो बैंकिंग व्यवसाय में जो संलग्न साझेदारी का फर्म में नहीं हो सकते हैं, तो बैंकिंग व्यवसाय में अगर संलग्न साझेदारी है तो फर्म में 10 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। और किसी वाणिज्यिक बैंक का निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कार्य नहीं है, तो देखिए निक्षेपों को स्वीकार करना, ऋण एवं अग्रिमों को प्रदान करना और साख सृजन, ये तीनों जो काम है ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है, जबकि चेकों का संग्रहण करना ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। अगला हमारा है कि अधिकार अंशों से आशय उन अंशों से है जो कि पहले से विद्यमान अंशधारकों को प्रस्तावित किए जाते हैं। अगला हमारा 49 नंबर है कि हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन किए जाने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किसको किया जाता है, पूंजी संचय को, ठीक है। तो हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन किए जाने के पश्चात जो है वो अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किसको किया जाता है, पूंजी संचय को। 50 नंबर हमारा है एक सीमित कंपनी के आय विवरण को इस प्रकार जाना जाता है लाभ व हानि खाता। 51 नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन के लिए पंजीयन वैधानिक रूप से अनिवार्य है, संयुक्त स्कंध कंपनी। वहीं 52 नंबर है कि एक सामान्य व्यवसाय के लिए एक फर्म में साझेदारों की कंपनी की अधिकतम संख्या कितनी है, 20। एक फर्म का समापन होता है तो किसी एक साझेदारी की मृत्यु या फिर दिवालिया होने पर, ठीक है, दिवालिया हो जाने पर। अगला हमारा 54 नंबर है कि किसी निजी सीमित कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2। न्यूनतम संख्या 2 ही होगी, तभी कोई यहाँ पे कंपनी का निर्माण हो सकेगा। कंपनी मतलब ग्रुप ही होता है, तो न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए कम से कम। अमूल उदाहरण किसका है, सहकारी कंपनी का, ठीक है। नैतिक अनुनय एक पद्धति है साख नियंत्रण की। जो नैतिक अनुनय पद्धति होती है वो साख नियंत्रण की यहाँ पर एक पद्धति है। वैधानिक सभा आयोजित की जाती है एकल व्यापार फर्म की अवस्था में। और 58 नंबर हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सरकार के स्वामित्व वाले बैंक के रूप में। अगला हमारा है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है असीमित, ठीक है। जो एक सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है उसके अधिकतम अगर यहाँ पे बात किया जाए तो असीमित हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं व्यक्ति। 60 नंबर हमारा कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है अंशों के नामित मूल्य तक। और एक सहकारी समिति
कि पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम, यानी कोई सहकारी समिति आप यहाँ पे पंजीकृत कराना चाहते हैं तो न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए उस सदस्यों की वो 7 होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी भी सहकारी समिति का पंजीकरण कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या वो 7 होनी चाहिए। 7वां नंबर 62 नंबर हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक है वैधानिक निगम। ठीक है, और 63 नंबर है एक सरकार के द्वारा कम से कम 51% अंश पूंजी धारित की जाती हो तो उसे कहा जाता है सरकारी कंपनी। ठीक है, यदि किसी भी सरकार के द्वारा अगर किसी भी कंपनी पर 51% शेयर जो है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है ONGC जिस पर 51% जो शेयर है वो सरकार का है, तो वो क्या कहलाएगी? सरकारी कंपनी। अगर 50% से अधिक है, 51% हो जाता है तो मतलब वो कंपनी मेरी हो गई। ठीक है, अब उस पर जो भी होगा, क्योंकि मैं शेयर को घटाना बढ़ाना वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी आ जाएगी, मतलब उस पर जो भी हक होगा वो मेरा होगा। एक तरीके से कहा जाए, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ONGC, अगर मैंने उसके 51% का शेयर मैंने ख़रीद लिया है तो मतलब एक तरीके से मैं उसका आला मालिक मैं हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहूँ तो जितने भी अगर उसमें अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, शेयर को बेच सकता हूँ या फिर शेयर का मान घटा सकता हूँ, एक तरीके से वो कंपनी मेरे अंडर में आ गई है। 64 नंबर है कि प्रविरण को जारी कर दिया जाना चाहिए पंजीयन के 90 दिनों के भीतर। 65 नंबर है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। और प्रतिभूति अनुबंधन अर्थात नियमन अधिनियम चलन में कब आया था? तो प्रतिभूति नियमन जो है 1956 में भारत में आया था। 67 नंबर हमारा है कि एकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में छोड़ दिया जाना चाहिए राजकीय हस्तांतरण भुगतान। भारत में वर्तमान नोट निर्गमन कोष प्रणाली का नाम बताइए, तो न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, अगला हमारा 69 नंबर है कि निश्चित परिपक्वता के साथ पूर्व निर्धारित अवधि के लिए जब निश्चित धनराशि नियमित रूप से जमा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आवर्ती जमा खाता। 70 नंबर हमारा है कि एक आवर्ती निक्षेप खाता रूपांतरण है अस्थायी निक्षेप खाते का। 71 नंबर हमारा है कि निस्तांतरणीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? व्यक्तिगत आय को। 72 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? देखिए, राष्ट्रीय आय जो है वो उपभोग प्लस विनियोग से बनती है, राष्ट्रीय आय उपभोग प्लस बचत से ही बनती है, और राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर कुल घरेलू व्यय का भी लेखा जोखा है, जबकि राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 73 नंबर है कि मांग का नियम कहता है कि जब मूल्य गिरता है तो मांग बढ़ती है। ठीक है, जब आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का मूल्य गिरेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, यही मांग का नियम कहता है। मांग वक्र प्रदर्शित करती है कि मूल्य तथा मांगी गई मात्रा होती है केवल विपरीत रूप से संबंधित। ठीक है, अगला हमारा है 75 नंबर कि यदि मूल्य में परिवर्तन होने पर मांगी गई वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की मूल्य का लोच का गुणांक कितना होगा? 0। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा कि यदि मान लीजिए कि मूल्य में परिवर्तन होने पर जो मांगी गई वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की मूल्य लोच का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, थोड़ा सा भाग गया। अगला हमारा है 76 नंबर कि किसी उपभोक्ता की दी गई सीमांत उपयोगिता वक्र है किसी उपभोक्ता की दी गई सीमांत उपयोगिता वक्र होती है उसकी मांग वक्र भी। अगला हमारा 77 नंबर है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है तो किसी पर नहीं। पासबुक निर्गत की जाती है बैंक द्वारा ग्राहकों को। जनता का विश्वास अधिकतम होता है सार्वजनिक कंपनी की अवस्था में। ठीक है, यदि सार्वजनिक कंपनी कोई है तो उस पर जो है लोगों का विश्वास ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 81 नंबर है कि क्रमागत रीति आधारित है अधिकतम संतुष्टि के नियम पर। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है प्रतिस्थापन के नियम पर। 83 नंबर है कि सभी मौद्रिक लागतों को क्या कहा जाता है? तो अस्पष्ट लागत कहा जाता है। हितों को हस्तांतरित पूर्ण रूप से अनियंत्रित है एक साझेदारी फर्म में, यानी एक साझेदारी अगर फर्म में कोई है तो वहाँ पर हितों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से अनियंत्रित होता है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जबकि मुद्रा का आविष्कार परिणाम क्या है? मुद्रा का आविष्कार किसका परिणाम स्वरूप हुआ? तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ पे जब
पुराने समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में, कि कोई व्यक्ति एक सामान देकर कर दूसरे सामान को लेता था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे सरल यानी सिंप्लीफाई करने के लिए जो है यहाँ पे मूल्य लाया गया या फिर मुद्रा लाई गई, जिससे क्या हुआ कि वस्तुओं के आवागमन में या फिर अदला बदली में सरलता आ सके। उस लैटिन शब्द को बताइए जिसे मनी अर्थात मुद्रा प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, मोनेटा से, ठीक है। 88 नंबर हमारा है कि औसत स्थिर अनुपात क्या होता है। तो औसत स्थिर अनुपात घटती है जबकि उत्पादन बढ़ता है। अल्पकाल में एकाधिकार, यहाँ पे कोई नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्ध लगान शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया गया था मार्शल ने, ठीक है। तो अर्ध लगान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मार्शल ने किया था। 91 नंबर है कि एक नई कंपनी के निर्माण की पहल की जाती है प्रवर्तक द्वारा। और 92 नंबर है कि कंपनी नाम में लिमिटेड शब्द से आशय क्या होता है, दायित्व का सीमित होना। वहीं 93 नंबर है कि निर्देशकों द्वारा योग्यता अंशों का धारण करना अनिवार्य नहीं है एक निजी कंपनी में। और मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इस कथन का श्रेय किसको है, वाकर को। वाकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ग्रेशम का नियम नहीं लागू होता है जब मुद्रा पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, ठीक है। जब मुद्रा पूर्ति उसकी मांग से कम होती है तब ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है। 96 नंबर है कि गैर तटकर व्यापार अवरोधकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो लेबेलिंग व पैकेजिंग नियमन। यहाँ पे पूछा गया है कि 97 नंबर की जब 1892 में भारतीय रुपये का मूल्य ब्रिटिश पाउंड के रूप में 1 रुपये तथा 1 शिलिंग और 5 पेंस व्यक्त किया गया था, तब वह एक दश थी, वो थी स्वर्ण मुद्रांकन की। अगला हमारा है कि मुद्रा के मूल्य को व्यक्त किया जाता है सामान्य मूल्य स्तर पर द्वारा, ठीक है। जो मुद्रा का मूल्य व्यक्त किया जाता है वो सामान्य मूल्य स्तर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा है 99, एक सार्वजनिक कंपनी पर जिसके अपने अंतर नियम नहीं हो लागू होती है कंपनी अधिनियम की तालिका ए में, ठीक है। तालिका ये आपको रटना पड़ेगा कि एक सार्वजनिक जो कंपनी है जिसके अपने अंतर नियमन नहीं है वो लागू किसके द्वारा होगी, कंपनी अधिनियम तालिका ए के द्वारा, ठीक है। जिसके खुद के नियम नहीं है, अंतर नियमन नहीं है, ठीक है, अंतर नियम नहीं है, तो वो किसके कंपनी के किस एक्ट के द्वारा लागू होगी, तो कंपनी अधिनियम तालिका ए के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा है, परिवहनशीलता का अभाव। अगर परिवहनशीलता का अभाव रहेगा तो यहाँ पे क्या होगी, विनिमय प्रणाली में यानी लेन देन में दिक्कत आएगी। 101 नंबर देख लेते हैं कि लचीली विनिमय व्यवस्था की अधीन विनिमय दर निर्धारित की जाती है, यहाँ पे कोई नहीं होगा इसमें से। 102 नंबर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अभिप्राय क्या होता है, प्रत्यक्ष विनिमय, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। व्यापार तथा विनिमय नियंत्रणों से आशय क्या होता है, तो तटकर अभ्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन पर रोक। ये तीनों जो है वो व्यापार तथा विनिमय नियंत्रणों से आशय है। तटकर मतलब यहाँ पे तट जो कर लगाता है, और अभ्यंश, ठीक है, साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन पर रोक देना। तो ये जो तीनों टर्म्स है वो व्यापार के विनियमों से नियंत्रणों से यहाँ पे आशय है। यानी जो व्यापार या व्यापार विनिमय करते हैं हम एक दूसरे के साथ, एक देश से दूसरे देश के साथ में जब हम व्यापार करते हैं तो जो वहाँ पे नियंत्रण स्थापित करता है तो वो जो तीनों की टर्म्स यहाँ पे उपयोग होते हैं। अगला हमारा है 104 नंबर कि निवेशक के लिए जोखिम अधिकतम होता है समता अंश की अवस्था में। अंगूर लता स्वरूप है संप्रेषण का, और क्रिया की स्वतंत्रता अनुयायियों की अधिकतम होती है मुक्त नेतृत्व के अंतर्गत। और 107 नंबर है कि भारत में अनुपातिक कोष प्रणाली, यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने टिक नहीं लगाया इस पर। और 108 नंबर यहाँ पे है कि मीडिया परिवार में सबसे नया प्रवेश लेने वाला कौन है, मोबाइल फ़ोन। और विपणन का सार निहित है ग्राहक संतुष्टि में, ठीक है। तो विपणन का जो है सार जो निहित होता है वो ग्राहक संतुष्टि पर निर्भर करता है। बिग बाज़ार प्रयास किसका है, थोक विक्रय का, ठीक है। बिग बाज़ार में क्या होता है कि जो तमाम प्रकार की हमारी ज़रूरतें होती है दैनिक चीज़ों की, वो क्या होती है, एक ही स्थान पर एक जगह हमें उपलब्ध हो जाती हैं। भारतीय 1 रुपये का नोट है अपरिवर्तनशील मुद्रा, और छुट्टी हेतु आवेदन जमा करना उदाहरण किसका है, ऊपर की ओर संप्रेषण, ठीक है। ऊपर की ओर संप्रेषण का उदाहरण है जो छुट्टी के लिए हम जमा करते हैं आवेदन। निम्नलिखित में से एकमात्र कंपनी जो बहुराष्ट्रीय नहीं है वह है टिस्को, ठीक है, बहुराष्ट्रीय नहीं है, जबकि फिलिप्स, सोनी और यूनिलीवर ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला हमारा 114 नंबर है
कि वह प्रतिस्पर्धा जो प्रतियोगी इकाइयों के लिए हानिकारक कहलाती क्या कहलाती है? गला काट प्रतिस्पर्धा। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ब्याज भुगतान देय नहीं है चालू खाते पर, ठीक है। अगर आपका चालू खाता है तो आपको ब्याज भुगतान देय नहीं होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदाहरण है संयोजन का। कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय हेतु सार्वजनिक नियंत्रणों को क्या कहते हैं? वैधानिक घोषणा। संप्रेषण बनाती है द्विमार्गी प्रक्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। संप्रेषण बनाती है द्विमार्गी प्रक्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। बजट उपकरण है दोनों नियोजनों एवं नियंत्रण का, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है समाप्त होता है। कुछ की टर्म्स होते हैं, हो सकते हैं कि आपको डेफिनेटली समझ में ना आया हो, क्योंकि मेरा वाणिज्य जो है रियलिटी में बताऊं तो मैंने इकॉनमी पढ़ा है, ठीक है। इकॉनमी में मैंने कुछ चीज़ें मुझे पता है, इकॉनमी में मैंने पढ़ाई की है, लेकिन वाणिज्य का मेरा विषय नहीं रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ की टर्म्स मैं समझा पाने में यहाँ पे असमर्थ रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कुछ यहाँ पे संशय होता है, डेफिनेटली आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली अगर कुछ संशय होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको कोड करके पिन करके मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।